नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। प्रयागराज के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक और उसके 2 साथियों को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि उसके भाई अशरफ को बरी कर दिया गया है। अतीक के आपराधिक करियर में 44 साल बाद उसे पहली बार किसी केस में सजा मिली है। जिस वक्त अतीक को कोर्ट में सजा सुनाई गई, वो जज के सामने ही फूट फूट कर रोने लगा। जिसने आज तक प्रयागराज के आम आदमी को रुलाया था, आज रोने की बारी उसकी थी। जबकि अदालत में पहुंचने के दौरान भी जब दोनों भाई अतीक और अशरफ एक दूसरे से गले मिले तो आपस में मिलकर खूब रोए। दरअसल उमेश पाल वही शख्स थे जिनकी इसी साल 24 फरवरी 2023 को ही हत्या कर दी गई थी, जबकि 17 साल पहले अतीक और उसके गुर्गों पर उमेश पाल के अपहरण का आरोप लगा था, जिसमें लंबे ट्रायल के बाद आज अतीक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हालांकि अतीक के वकीलों का कहना है कि वो सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहीं अतीक को सजा सुनाए जाने के बाद उमेश पाल की मां मीडिया के सामने आई और अतीक के लिए सजाए मौत की मांग की। उमेश पाल की मां ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। वहीं उमेश की पत्नी ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, आतंक नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही विधानसभा में कह चुके हैं कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जाहिर है अतीक की सजा के साथ ही ये साफ हो गया है कि यूपी में अब माफिया की जगह सिर्फ सलाखों के पीछे होगी और जो लोग भी माफिया का साथ देंगे उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य आरोपी अतीक के मामले में दिलचस्पी है कि उस पर कई राजनीतिक पार्टियों का हाथ रहा है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो विधानसभा और लोकसभा तक का सफर तय कर चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अतीक को सजा के बाद अपराधियों को सजा देने वाली सियासी पार्टियां बेनकाब होंगी और माफिया को सजा से योगी आदित्यनाथ की शपथ तो पूरी होती दिख रही है, लेकिन अब विपक्ष किस मुंह से अपराधियों की पैरवी करता दिखेगा। अतीक अहमद पोषित माफिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। कोर्ट ने अतीक अहमद, खान सौलभ हनीफ और दिनेश पासी को सश्रम आजीवन कारावास सजा दिया है। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था। जिसको सजा हुई है वो निर्देश देगा तो चैलेंज किया जाएगा। गलत गलत होता है और जो गलत करता है उसको एक ना एक दिन उसका सजा जरूर भुगतना पड़ता है। याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। हमने ये एक स्पष्ट संदेश दिया है, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। जो अशरफ छोड़ दिए गए हैं, ये अशरफ तो एकदम खतरनाक व्यक्ति है। अतीक अहमद का केस लड़ने की वजह से ये सजा मिली मुझे। तो अतीक अहमद वल्द फिरोज तांगेवाला, जी हाँ, एक तांगेवाला का बेटा था अतीक अहमद, और अतीक अहमद ने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई आतंक के बल पर, बंदूक के बल पर, सियासी रहनुमाओं के इस नीति के चलते कि भाई उन्हें किसी भी हालत में वोट पाने हैं, इसलिए अतीक जैसे अपराधियों को टिकट दो। और राजनीति का अपराधीकरण नहीं बल्कि अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया था एक समय उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये राग बदल रहा है। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, और वाकई अतीक के मामले में जिस ताबड़तोड़ ढंग से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है, उससे मिट्टी में मिला दूंगा वाला योगी जी का संकल्प पूरा होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष किस आधार पर बात
बात करेगा। साथ ही साथ ये भी कि क्या शूटर्स का न पकड़ पाना, जिनमें अतीक का एक बेटा भी है, उसकी फोटो सार्वजनिक है, गुड्डू मुस्लिम, जिसने धुआं कर दिया प्रयागराज में, उसका ना पकड़े जाने वाला, ये क्या संकेत है, इसी पर बात करेंगे। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, DK दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, RSS से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ एक राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ हैं। कलीमुल हाफिज साहब अध्यक्ष दिल्ली AIMIM के, वो हमारे साथ हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ कलीमुल हाफिज साहब, मैंने आपको बताया, अरविंद जैन साहब फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश पुलिस के, मेरे साथ जुड़ेंगे। कलीमुल साहब, आप तो कहते थे सिर्फ अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आप इसके कई उदाहरण भी देते थे, आपने हरियाणा की बात कही, लेकिन ये भी तो सच है कि इसी अतीक अहमद को आपने जो है AIMIM की सरपरस्ती में रखा था कुछ दिनों तक। देखिए, अपराधी होता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही हो, व्यापारिक रही हो, तो सबको पता था वो जेल में है, उसके परिवार के लोगों को अपने साथ जोड़ना क्या संकेत देता है? चाहे वो बहुजन समाज में रहे, चाहे वो हमारी पार्टी में भी थोड़े दिन के लिए उनकी फैमिली में उनकी वाइफ आई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून अपना काम कर रहा है, उन्होंने जो अपराध किया है उसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। आज पूरा देश देख रहा है कि अगर जो उन्होंने गुनाह किया उसकी वो सजा भुगत रहे हैं, और ये काम होना चाहिए। हमें भी अच्छा लगता है कि देश आप जैसी पार्टियां, अतीक अहमद जैसे लोगों को माइनॉरिटीज के नाम पर, कलीमुल साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं दो टूक पूछता हूं, बोलने का पूरा वक्त दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां माइनॉरिटीज के वोट के नाम पर, वो SP भी हो, BSP हो या AIMIM हो, अतीक अहमद जैसे गुंडों को संरक्षण क्यों देती है? कोई अतीक अहमद जो है वो इस बल पे नहीं बन पाया कि उसने कोई समाज के लिए काम किया हो। भाई आतंक, बंदूक, बम, ये उसके हथियार थे जिनके आधार पर वो राजनीति करता था, और आप लोग रखते थे ऐसे लोगों को, उनके परिवार के लोगों को। देखिए, हमारे यहाँ तो जरूर वो 1-2 महीने के लिए, थोड़े कम टाइम के लिए वो हमारी पार्टी में रहे, फिर वो पार्टी हमारी छोड़ के चले गए। लेकिन अगर आप अपराधियों का और राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि कुलदीप सिंह सेंगर BJP में थे, उस पर जेल में है अभी। विजय सिंह पे 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह पे 46 हैं, राजा भैया पे 31 हैं, डॉक्टर उदयभान सिंह पे 83 हैं, अशोक चंदेल पे 37 हैं, विनीत सिंह पे 34 हैं, ब्रजभूषण सिंह पे 84 हैं, बुलबुल सिंह पे 53 है, सोनू सिंह पे 57 है, मोनू सिंह पे 48 है, अजय सिंह सिपाही पे 81 है, पिंटू सिंह पे 23 है, सनी सिंह पे 48 है, संग्राम सिंह पे 58 है, चुन्नू सिंह पे 42 है और बादशाह सिंह पे 88 है। अब ये आपको पता है कौन सी पार्टी से इनका संरक्षण है और कौन सी पार्टी में है और इन पे कितनी कार्रवाई हो रही है। तो सवाल ये नहीं है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में हैं या नहीं है। 200 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे हैं। तो ये तो पूरी एक राजनीतिक, भारत की राजनीतिक एक परिस्थिति का सवाल है कि आखिर पार्टियां कैसे किसको लेती हैं। आपको सूट करता है तो परिस्थिति, दूसरे को लगाना तो आरोप। कलीमुल भाई, ये कौन सा नैरेटिव है? आपको सूट करता तो परिस्थिति और दूसरे करें तो आरोप। मैं तो साहब देखिए, नहीं, मैं तो कहता हूं अतीक अगर हमारी पार्टी में भी रहे तब भी अतीक ने अपराध किया, अतीक को सजा मिलेगी और हम सजा का स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये है, पर सवाल ये है आपकी पार्टी में क्यों रहे? आपकी पार्टी में तो बैरिस्टर साहब है भाई, लंदन से वकालत पढ़ के आए हैं। उनको आपराधिक पृष्ठभूमि के आदमी और एक सामान्य आदमी जो माइनॉरिटीज के लिए काम करे, उसमें अंतर समझ नहीं आता क्या? बैरिस्टर फ्रॉम लंदन डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी। देखिए अतीक अहमद हमारी पार्टी में नहीं था, अतीक अहमद की वाइफ हमारी पार्टी में थी एक बार। तो वाइफ तो आप ही के राजनीतिक संरक्षण के बाद शाइस्ता परवीन ने मरवाया, आरोप है उनपे। नहीं, अब लगाना आरोप, जब वो हमारी पार्टी में आई थी तब कोई आरोप नहीं। अच्छा, आपने क्यों लिया था? शाइस्ता परवीन ने ऐसा क्या किया था जो AIMIM ने लिया था? उनको बताइए क्या किया था ऐसा जो आपने AIMIM ने उनको शामिल किया? उनकी जो मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से जवाब देना। हाँ, बिल्कुल। क्या आप
क्या आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने की पोजीशन में हैं? आइए कि आपके पास इतने लिस्ट निकालिए, लिस्ट निकालिए। अच्छा चलिए, एक मिनट करेंगे कोई प्रोग्राम? आइए मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला, मैंने अभी लिस्ट सुनाई है। ना रुक जाइए मनीष शुक्ला जी आइए। मैंने आपको कई नाम गिनाए उन्होंने, उनसे पूछिए कि पूछ रहा हूँ बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण भैया, धनंजय सिंह, राजा भैया, ये तमाम जितने सिंह है जिनके लिस्ट कलीमुल भाई ने गिनाई है, इनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? बताइए। अगर ये आप पर आरोप लगता है तो क्या ये आरोप ठीक नहीं है जो कलीमुल साहब कह रहे हैं? देखिए दीपक जी, पूछ लिया कलीमुल साहब, मुझे डर लगा। मैं पूरा जवाब दूंगा और आज जी न्यूज पे कलीमुल जैसे लोगों की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है उसकी भी आज पोल खुलेगी। इन्होंने एक नाम पढ़ा लिस्ट में, चुलबुल सिंह। चुलबुल सिंह को स्वर्गीय हुए करीब 6 साल बीत गए। कलीमुल जी या इनकी पार्टी AIMIM या असदुद्दीन जी के पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जो स्वर्गीय हो गया हो उसको ला के जेल में बंद करने की कोई व्यवस्था हो तो ये बता दें। एक नाम इन्होंने अशोक चंदेल का लिया। अशोक चंदेल पिछले 6 साल से जेल में है, हमारी ही सरकार में जेल भेजे गए। कुलदीप सेंगर जेल में है, हमारी ही सरकार में जेल में भेजे गए। बादशाह सिंह जेल में है, हमारी ही सरकार में जेल में भेजे गए। धनंजय सिंह हमारी सरकार के दौरान जेल के अंदर दो बार गए। तो तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने जब अपराध कारित किया और तब वो जेल भेजे गए। लेकिन इनसे कहिए कम से कम अगर आरोप लगाना है तो डेटा तो पढ़ लें। जो ऊपर चला गया है, जो स्वर्गीय हो गया है, उसका नाम तो लिस्ट से काट दें कि आरोप लगाने की। अतीक अहमद के ऊपर आज दोषी सिद्ध हो गया योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो इतनी बेचैनी इस हालात में पहुंच गए हैं, दिमागी हालात में, कि न जाने किसका नाम लिस्ट में गिनाए पड़े हैं। जो जेल में है उसको कह रहे हैं क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो स्वर्गीय हो गया उसको कह रहे हैं क्यों नहीं जेल में भेज दे रहे हैं। आज ये लोग बताएं जितने लोग हो, भाटी की पार्टी भी इसी तरह लिस्ट गिनाती है। थोड़ा कंसेशन दे दीजिए मनीष जी, वो दिल्ली के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, हो सकता है उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कम पढ़ा। जवाब दे दीजिए, मनीष शुक्ला जी ने आप पर हमला किया है। नहीं, दूसरी बात राजनीतिक 5 सेकंड मुझे और दे दीजिए, 5 सेकंड। हाँ, ले लीजिए। देखिए 6 साल में 10 सेकंड वो चाहते हैं, दे दीजिए, आराम से बोलिएगा। देखिए 6 साल में हमारी सरकार के समय में अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, उनके अवैध संपत्तियों को अटैच या जमींदोज किया गया। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है। 59.1% की दर से देश में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में। जिस उत्तर प्रदेश में अपराधियों के सामने घुटने टेक देते थे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग, उस उत्तर प्रदेश में 59.1% की दर से सजा हो रही है। ठीक है, कलीमुल साहब जवाब दीजिए। जी देखिए, ये मैंने मान लिया कि एक इसमें अपराधी की डेथ हो गई है, ये मैंने मान लिया। सर कई गिनाए उन्होंने। मैं इस 18 में से 17 में से एक को वापस लेता हूँ, 16 बचे। 16 में से ये भी मैंने मान लिया कि 3-4 लोग जेल में है। बाकी पे तुम कब कार्रवाई करोगे? तीसरी बात, 5 जेल में है। ये है कि जिसके लिए जानकारी लेके बैठी है कलीमुल जी, पहले वो बुलडोजर से उसके घर ढाते हैं। क्या आपकी मंशा ठीक नहीं है? मेरा सवाल इस पे लिस्ट में कोई सवाल नहीं है। अतीक के ऊपर कार्रवाई होगा, इतनी समस्या, इतनी बेचैनी। अब इनसे पूछिए। नहीं, बेचैनी क्या बात है? हम ये बेचैनी है, सरकार है, हम आप बता रहे हैं। आज डिबेट किस पे होनी चाहिए? आप सफाई अतीक अहमद के बारे में डिबेट होनी चाहिए, जिसको अपने दल में आपने रखा था, उस पर डिबेट होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से आपको सवाल पूछना चाहिए। साइकिल पे बैठा के विधानसभा और लोकसभा के अंदर भेजने का पाप समाजवादी पार्टी ने किया। देखिए, अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर राजूपाल की नृशंस तरीके से हत्या हुई। कलीमुल जी, 16 बच्चे के घर पे कब बुलडोजर चलाएंगे आप, और कब सजा देंगे बाकी 12 को? कलीमुल जी, आज जिस बात पे डिबेट होनी चाहिए, ये फर्जी लिस्ट लेके आप उसको बचाने का प्रयास मत करिए। अतीक अहमद 43 वर्षों से आतंक का पर्याय है। उसको साइकिल पर बैठाकर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा लोकसभा के अंदर भेजा, उसको संरक्षण देते रहे। हजारों करोड़ की कुछ संपत्ति उसने इकट्ठा की। तो कोई हम अतीक का बचाव, और आप उस अतीक अहमद के परिवार के लोगों को AIMIM ने अपने पार्टी में शामिल कराया था। अरे कलीमुल भाई, कवर फायर तो दे रहे हैं ना, कवर फायर तो दे रहे हैं आप अतीक अहमद को, और कह रहे हैं शाइस्ता परवीन ने कुछ नहीं किया, हमारी पार्टी में जीती जब क्लीन चिट थी।
आपने पूछा, मैं इनसे सवाल नहीं पूछूंगा, मैंने पूछ दिया। अब मुझे इस सवाल का जवाब दे, शाइस्ता परवीन की ऐसी क्या खासियत थी जो AIMIM ने 2022 चुनाव से पहले उसे अपनी पार्टी में जगह दी? क्या खासियत थी ऐसी? नहीं, वो हमारे यहाँ पार्टी से वो पहले ही चुनाव लड़ने से पहले ही छोड़ के चले गए। बात कर रहे हैं कलीमुल भाई। अब मतलब हमारा सवाल ये था कि जब 200 सांसद संसद भवन में बैठे हुए हैं अपराधी प्रवृत्ति के, तो आप और किसी से क्या सवाल कर रहे हैं? नजीर पेश करना चाहिए ना बैरिस्टर साहब को, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नजीर पेश करना चाहिए। को बनाया हुआ है एक इनके मंत्री के खिलाफ, तो बाकायदा कोर्ट का डिसीजन रिजर्व है, और वो पता नहीं कब तक रिजर्व रहेगा, और वो गृह मंत्री हैं, छोटे मोटे मंत्री नहीं। कोई बात नहीं कलीमुल भाई, कोई बात, उनके खिलाफ उनका जो अदालतें सबके लिए खुली हुई हैं। ये बताएं कि ये इन्होंने क्यों दे रखा है आखिर इस तरह के लोगों को संरक्षण? ठीक है, उन्होंने अपना जवाब दे दिया, आपने पूछा, मैंने सवाल भी पूछ दिया, मैं आगे चलता हूं। राजकुमार भाटी जी, आरोप कि समाजवादी पार्टी की सरकार में फला फूला, क्या कहेंगे राजकुमार भाटी जी? अतीक अहमद। दीपक जी, जो अभी बहस चल रही थी, मैं अभी सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे कह के प्रस्तुत करते हैं कि पहले जो सरकार थी तब तो जंगल राज था, तब तो बहुत क्राइम हो रहा था, अब बीजेपी की सरकार में बिल्कुल शांति हो गई है, कोई अपराध नहीं है। पहले की जो सरकारें या दूसरी पार्टियां जो हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, वो अपराधियों को संरक्षण देती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देती है, न फलने फूलने का मौका देती है, न राजनीतिक संरक्षण देती है। पहले तो मैं बड़ी ईमानदारी से ये कह दूं कि भारत की एक प्रमुख समस्या है कि राजनीति में अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं अपनी पार्टी समेत सारी पार्टियों से कह रहा हूं, बिल्कुल भी मैं गलत बात नहीं करना चाहता कि एक दो अपराधी किसी को गलती से या जानबूझ के कैसे भी, हमारी पार्टी ने भी दिया होगा, दूसरी ने भी दिया होगा, तीसरी ने भी दिया होगा, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इतना पाकसाफ नहीं बनना चाहिए। ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ज्यादा गंभीर अपराधी भारतीय जनता पार्टी में हैं। किसके पास ज्यादा अपराधी है, किसके पास कम? राजकुमार भाई, इस पे बहस की जाए कि किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम? आप उसी तरह करो। मैं थोड़ा सा 2-3 वाक्य और बोलूं। हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। मैं कहना ये चाहता हूं दीपक भाई, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत आपको जानकारी भी है। सवाल केवल जब फोकस ये कर दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी, अभी जो आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो इनके 250 विधायक हैं, उनमें 111 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, 111। जो 52 मंत्री हैं उनमें से 22 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम संरक्षण नहीं देते, तो जो अभी अशोक चंदेल को हत्या के मुकदमे में सजा हुई है और उसकी सदस्यता समाप्त होगी, वो भारतीय जनता पार्टी से चुन के आया था। जो रेप में कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है, रेप और हत्या में सजा हो चुकी है, वो इनकी पार्टी से चुन के आया था। आपकी पार्टी भी घूम चुका था सिंह इंस्पेक्टर, बहुत सर आपकी भी पार्टी घूम चुका था कुलदीप सेंगर। मैं देखिए अगर आपको सुई वहीं अटका कर रखनी है, सर मैं ये कह रहा हूं सब पार्टियां थोड़ी दोषी हैं। मुझे तो सुई अटकानी नहीं, मुझे तो सुई चलानी है, बहस चलानी है। नहीं, मुझे सुई अटकानी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी भी घूम के आया था कुलदीप सेंगर। सुनो दीपक चौरसिया जी, मैं केवल वही तो बात कह रहा हूं कि ये कह देना कि ये पार्टी पाक साहब है, ये दूध की धुली हुई है। नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से भी ज्यादा दोषी है। नहीं, आप नहीं पूछते उनसे सवाल। अच्छा, और आप जैसे हमें घेर रहे हैं ऐसे नहीं घेरते हैं। ठीक है, ये चलते हैं। और ये आपकी बात नहीं है, पूरा मीडिया का ये हाल है। आइए चलते हैं। आप बोलिए क्या सवाल पूछूं मनीष शुक्ला से? अब मैं यही पूछता हूं, मैं क्या सवाल पूछूं मनीष शुक्ला से? भाई ने बोला आप हिम्मत नहीं करेंगे, मैंने पूछ दिया, मैं क्या पूछूं? आप जो बोलेंगे वही सवाल। एक बात और सुन लो, मैं लगातार 3 दिन से डिबेट में, सारी डिबेट क्राइम पे हो रही है, अतीक पे हो रही है, अतीक के बहाने से। मैं एक बात कह रहा हूं, उसका जवाब अभी तक किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया। आप इनसे पूछना। 26 सितंबर को आगरा में एक मुरैना का लड़का, 21 साल का नौजवान, इनोसेंट बिल्कुल, जो फौज में भर्ती होना आया था, आकाश गुजर, उसको पुलिस ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। क्या एक खनन माफिया था, और उसकी जांच हुई। जांच में आगरा के सत्र न्यायालय ने पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं कि मुठभेड़ फर्जी थी। ये अब 21 साल के नौजवान को आपने मरवा दिया, उसकी हत्या करा दी। क्या उसे लौटा सकती है योगी आदित्यनाथ की सरकार? जब पुलिस को इस तरह की छूट दी जाती है, तब ये इस तरह के अत्याचार होते हैं। एक तो हमारा ऐतराज ये है। दूसरे में 2-3 वो बता देता हूं आपको घटनाएं अभी रिसेंटली जल्दी की।
उन्नाव में पुलिस चौकी से 50 तो आप बोलेंगे मैं भूल गया वो सवाल। आगरा पे जवाब दे दीजिए मनीष शुक्ला को। बताइए भाई, उस लड़के को 21 साल का क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस लौटा सकती है? क्योंकि आपने पुलिस वालों को छूट दे रखी है और वो फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं खाली मेडल पाने के लिए, तमगा पाने के लिए। ये आरोप है राजकुमार भाटी जी का। और अपराधी आपके यहाँ पर भी है। कुलदीप सेंगर इनके यहाँ से गया था, तो आपने भी तो अपनी पार्टी में स्वीकारा ना उसको। दीपक जी, अभी परसों एक चैनल की डिबेट में इसी सवाल का जवाब मैंने राजकुमार भाटी जी को दिया था। ये गलत कह रहे हैं कि इनके किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया था। कहिए तो मैं याद दिला दूं, मैं फिर से जवाब लेकिन रिपीट करता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद लगभग 11,000 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 23,000 से ज़्यादा अपराधी पकड़े गए हैं, 178 दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं, करीब 4911 अभियुक्त घायल हुए हैं, 1424 हमारे सिपाही और पुलिस के लोग घायल हुए हैं और 13 शहीद हुए हैं। एक घटना का जिक्र राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं जिसमें सत्र न्यायालय ने कहा है कि ये मुकदमा फर्जी है इनके अनुसार। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून सबके लिए समान रूप से काम करेगा। अगर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है कानून को हाथ में लेने के जुर्म में, तो अगर कोई पुलिस वाला कानून को हाथ में लेगा तो उसके ऊपर वही कार्रवाई होगी जो किसी अपराधी के ऊपर होगी। और हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। दूसरी बात कहना पड़ेगा कि आज दीपक जी डिबेट हम लोग लेकर आए थे अतीक अहमद पर कि 43 साल में किस तरीके से प्रयाग, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में उसका नेटवर्क फैला था। एक सवाल मेरा भी आप इनसे पूछिएगा, ये हाँ या ना करके जाएंगे कि साइकिल पर बैठाकर अतीक अहमद को विधानसभा और लोकसभा के दरवाजे तक कौन पहुंचाने गया था? मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, दिवंगत हो गए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, अतीक के घर जाते थे, उसके कुत्ते से हाथ मिलाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। यह रसूख था अतीक अहमद का। आखिर इतनी ताकत किसने दी थी? इसका भी जवाब आज मेरी तरफ से पूछिए। जवाब ले लेते मनीष शुक्ला जी। राजकुमार भाटी जी, अतीक तो ठीक है, आपके नेता उसके कुत्ते से भी हाथ मिलाते थे और इसकी फोटो सार्वजनिक तौर पर अखबारों में छपी हुई है। कुत्ते को बिस्कुट तो इनके नेता भी खिलाते हैं और अपनी फोटो वीडियो डालते हैं गौरवान्वित होकर। कोई कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा हो, कोई मोर को दाना खिला रहा है। और लेकिन मैं दूसरी बात बताऊं, जो आप इन्होंने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते और निष्पक्ष, साइकिल, मेरा सवाल है कि साइकिल पे बैठा के जैसे मैंने जवाब दिया है वैसे जवाब दीजिए भाटी जी। ऐसे दिल पे हाथ रखिए और कहिए मैंने बहुत शांति कि साइकिल पर बैठाकर विधानसभा लोकसभा भेजा था कि नहीं। हाथ रखिए बाएं हाथ पे, मैंने शांति से आपकी बात सुन ली। अब जवाब सुन लो। इसका मतलब जवाब सुनना नहीं चाहते, अब डरे हुए हो कि आप जवाब नहीं दे पाओगे। सुन लो, अब जैसे मैंने शांति से सुना था वैसे ही सुन लो। उन्हीं नेताजी के खिलाफ आपने तहसीलदार सिंह को प्रत्याशी बनाया था जो घोषित डकैत था, जिसके खिलाफ हत्या के पता नहीं कितने मुकदमे थे। अबे जवाब नहीं देंगे, साइकिल पे आपकी पार्टी ने कमल का चिन्ह, हाँ या नहीं? तहसीलदार सिंह को कमल का फूल उठाया था कि नहीं? दीपक उठाया था कि नहीं? मुझसे दो लोगों का दूसरी बात सुन लो, मैंने जवाब दिया। दीपक जी, सपा के प्रवक्ता दीपक जी, अब ये पटरी से उतर रहे हैं। करिए, अब ये पटरी से उतर रहे हैं। मैं भाग नहीं रहा, आप भाग रहे हो। आप नहीं सुन रहे जवाब। और सपा के प्रवक्ता ने मुझसे सवाल पूछा, आपने वही सवाल मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया। नहीं सुन रहे हो। ये बताएं कि साइकिल पर अतीक अहमद को भेजने वाले कौन लोग हैं? ये पाप समाजवादी पार्टी ने किया कि नहीं किया? दीपक जी, अब ये बोलना नहीं दे रहे हैं। अब इन्हें आप चुप करिए। सवाल लॉजिकल है। राजकुमार भाटी जी, एक मिनट, आपके सवाल मैंने पूछे, कलीमुल जी के सवाल मैंने पूछे, अब मनीष शुक्ला जी का सवाल पूछ रहा हूं। आजकल मैंने सवाल पूछना ही छोड़ दिए क्योंकि अपोजिशन वाले बोलते हैं आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। अब मैं बोलता हूं अपोजिशन वाले सवाल बताओ, मैं सरकार वालों से बोलता हूं अपोजिशन के लिए सवाल बताओ, मैं पूछ लेता हूं। थोड़े दिन बाद आप ही लोग डिबेट करेंगे, एंकर बाहर हो जाएगा, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, मेरे लिए मैं सब पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देता हूं। मैं जवाब नहीं दे रहा क्या? ना एक मिनट, आप, मैं जवाब नहीं दे रहा क्या? एक मिनट, जवाब भी तो सुनोगे। सवाल सुनिए। आपने सबसे लंबे समय तक अतीक अहमद को साइकिल पर क्यों बिठा के रखा? उसका जो राजनीतिक रसूख बनाया आप लोगों ने, क्या उसके लिए समाजवादी पार्टी की नीति और उसकी राजनीति जिम्मेदार नहीं है? बड़ा तो आपने बनाया राजकुमार भाटी जी, इससे दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप ही नहीं इनकार कर सकते। हो गया सवाल।
मैंने अपनी शुरुआत इस बात से की थी, मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से की थी कि अपराधियों को संरक्षण देने में सभी राजनीतिक पार्टियां थोड़ी बहुत दोषी हैं, सबको ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दूध की धुली बनती है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण दिया है। मैंने तहसीलदार सिंह का नाम आपको बताया, अभी एक और इनके पटेल साहब सांसद, उनके खिलाफ ना मेरी बात सुन लीजिए। आप 93 की बात कर रहे हैं ना? नहीं, हाँ 93 की बात कर रहे हैं, जब तहसीलदार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था, जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी, यही सवाल मैंने पूछा था। राजकुमार जी, तहसीलदार सिंह रिफॉर्म होकर आया था, जो डाकुओं को उस वक्त पर दी गई थी, जिसमें फूलन देवी जो थी वो आपकी पार्टी की एमपी बनी, मिर्जापुर भदोई से 2 बार जीती, उसकी हत्या हुई, आपको सब पता है। लेकिन ये जो तहसीलदार सिंह था ना, ये सजा काट के बकायदा बाहर निकल के आया था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए राजकुमार भाटी जी, आप खाना खाते होंगे, आपने कभी वो आटा खाया है, नमक में आटा डाल दो चल जाएगा, आटे में नमक डाल के क्या आप रोटी बना सकते हो? भाटी जी इसका जवाब दे दीजिए इसके। मैं शर्त लगा सकता हूं, अगर ज्यादा अपराधियों को, समाजवादी पार्टी से ज्यादा अपराधियों को बीजेपी ने टिकट न दिए हों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन फूलन देवी पर आपने और मीडिया ने हमसे 100 बार सवाल पूछे होंगे, आप तहसीलदार सिंह पर एक बार भी नहीं पूछेंगे बीजेपी। तो मैंने पूछा नहीं, भेदभाव यहाँ होता है। सर मैं बता रहा हूँ, दूसरा मैं कह रहा हूँ, मैं पहला आदमी था जिसने सवाल पूछा था, ये मैंने आपको तारीख भी बता दी, और क्या बताऊं? आर के सिंह पटेल बीजेपी के सांसद हैं, डकैतों को संरक्षण देने में मुकदमा चल रहा था, सजा होती उसमें, योगी जी ने वापस ले लिया। आप बनाइए ना, सड़कों पर उतरिए, राजनीतिक मुद्दा बनाइए इसको। बजरंग दल के नेताओं ने, अरे आप भी तो कुछ मदद करो, आप मीडिया की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है मुद्दा बनाने में, आप तो छोड़ के चले जाओगे इनकी कमियों को, केवल हमसे सवाल पूछोगे। सर मैंने मनीष जी से वही तो कह रहा हूं, मैं और क्या कह रहा हूं? राजकुमार भाई, मनीष जी से सवाल पूछा, मैं एक नेशनल चैनल पर सवाल पूछ रहा हूं, ये मुद्दा ही तो बन रहा है, तो आप पूछो ना इनसे, आर के सिंह पटेल के मुकदमे क्यों वापस लिए? मनीष शुक्ला जी बताइए, आर के सिंह पटेल के मुकदमे क्यों वापस लिए? बांदा से सांसद है, डकैतों को संरक्षण देने का आरोप है उन पे, बताइए। देखिए दीपक जी, मैं पूछ लिया मैंने। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की, जिन्होंने हत्या की, उन्हें इन्होंने माला पहनाई। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की जिन्होंने हत्या की, दीपक जी, उन्हें इन्होंने माला पहनाई बीजेपी के सांसद ने। दीपक जी, मैं इनके एक सवाल का जवाब मैं सीधे स्ट्रेट दे दूंगा, इन्होंने तो नहीं दिया, मैं दे देता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आज जो ये दोनों प्रवक्ता, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता जो चाहते हैं कि अतीक पर डिबेट न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कम से कम अतीक पर डिबेट होनी चाहिए, जिसके लिए हम आज आप बैठे हैं। अतीक से कोई सहानुभूति नहीं। नहीं, बिल्कुल है, चूंकि आप लोग जिस तरह से तहसीलदार याद आ रहे हैं, आर के सिंह पटेल, यद्यपि आर के सिंह पटेल जी हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी से ही आए थे, किसी भी मुकदमे को वापस लेने की एक विहित प्रक्रिया। अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो जीरो है आपकी पार्टी में, तो सब भाई मुझे अब सवाल सुन लीजिए, मैं तो डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं, मैं तो पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं सवाल का, आपकी तरह भागने वाला थोड़ी हूं। आर के सिंह पटेल हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर मुकदमा जब वापस होता है, उसकी एक विहित प्रक्रिया होती है, डीएम एसपी रिपोर्ट देते हैं, माननीय न्यायालय उस पर अनुमति देता है, फिर हाई कोर्ट उस पर ओके करता है, तब कोई भी मुकदमा वापस होता है। कैसे? जैसे अखिलेश यादव जब आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहे थे, रामपुर पीएससी में जो धमाके किए थे जिन आतंकवादियों ने, संकट मोचन में जिन आतंकवादियों ने धमाके किए थे, फैजाबाद, बाराबंकी और वाराणसी की जिला जेलों में, जिला कचहरियों में जिन्होंने धमाके किए थे, उन आतंकियों के जब मुकदमे अखिलेश यादव वापस ले रहे थे, तो माननीय उच्च न्यायालय ने डांटा था ना कि क्या आज मुकदमे वापस लोगे, कल परमवीर चक्र दोगे? एक विहित प्रक्रिया होती है भाटी जी, उस प्रक्रिया के तहत जब अदालत किसी भी मुकदमे को ओके करती है तब वापस होती है। जानकारी ले लीजिए भाटी जी, मैं तो कहता हूं आप तो पढ़े लिखे हो, मैं समझ रहा हूं आपको जानकारी होगी, लेकिन अतीक पर डिबेट न हो, इसलिए इतनी प्रोपोगेंडा आप कर रहे हो। ठीक है, मैं अब रुकता हूँ। राजकुमार भाटी जी, थोड़ा आप दोनों भी पानी पी लीजिए। माफ कीजिएगा जैन साहब, मैं आपके साथ आ नहीं पाया, करीमुल भाई के पास आ गया, दुबे साहब के पास में जा नहीं पाया, जबकि सबसे पहले दुबे साहब जुड़े थे। दुबे साहब, ये जो नैरेटिव है जो राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि सवाल नहीं पूछे जाते, गड़बड़ यहाँ पर आपको कहाँ दिखाई देती है? क्या आपको भी लगता है या ये एक पब्लिक परसेप्शन है कि बीजेपी ने जो है वॉशिंग मशीन में डाल के सपा के जितने गुंडे उनको बीजेपी में ले लिया क्योंकि विनेबिलिटी रहती है उनको? इस तर्क को कैसे देखते हैं राजकुमार भाटी जी? एक तर्क के आधार पर तो ठीक बात कह रहे हैं, आर के सिंह पटेल सपा से आए, कुलदीप सेंगर सपा बसपा कांग्रेस सब घूम के आपके पास आए।
असल में क्या है कि मैं जहां तक समझ पाया, एक प्रक्रिया जो सामने देखने में आती कि जो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पार्टी से आया, लेकिन अगर उसके ऊपर आपराधिक मामला चल रहा था तो उसको बचाया नहीं गया, वो जेल गया और वो चुनाव लड़ा होगा, लेकिन किसी भी प्रकार से सरकार ने उसका सहयोग नहीं किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, जहां तक केसेस वापस लेने की बात कही जा रही है, तो केस वापस लेने के मामले में एक प्रक्रिया है, इसमें अभी शुक्ला जी ने बताया। लेकिन एक चीज और है कि हाई कोर्ट उसको केस की ग्रीवेंस देखते हुए और उसमें जो साक्ष्य आए होते हैं और उसका जो पॉलिटिकल व्यू बैकग्राउंड होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही केसेस को विड्रॉ करने की अनुमति देता है। होता क्या है कि जैसे पिछली सरकार ने कोई केस लगवा दिए, अब उसमें उन्होंने चार्जशीट लगवा दी, तो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ न्यू फैक्ट्स, जब नए फैक्ट उसमें मिलते हैं तो वो फैक्ट अदालत के सामने रखे जाते हैं और ये कहा जाता है कि साहब, हमने जो पहली चार्जशीट लगाई थी उसके बाद हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, उन नए डेवलपमेंट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि ये हमारी तरफ से आरोपी नहीं होना चाहिए था। बाकी न्यायालय निर्णय करे, तो न्यायालय के सामने जब वो दोनों फैक्ट दी जाते हैं, जो पहले की चार्जशीट होती है और जो फर्दर चार्जशीट होती है, उन दोनों को देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स वो निर्णय करता है। ठीक है, मैं सीधे जयपाल जी के पास चलता हूं। जयपाल जी उमेश पाल जी की पत्नी है। उमेश जी के जाने का दुख उनको कितना होगा, हम सब इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि कहते हैं ना, आप जिस पर बीतती है वो ही इस बात को समझ सकता है। जया जी, जो कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, हमारी सबकी जो है संवेदनाएं आपके साथ है। आप मेहनत से लड़ रही हैं, आप ताकत से लड़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप शेयर करें कि जब से उमेश पाल जी ने जो अतीक अहमद के खिलाफ झंडा उठाया, किस किस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा परिवार को। जया जी, बताइए थोड़ा। मेरे आदमी ने बहुत संघर्ष किया। आज ये संघर्ष का नतीजा मिला कि आज वो उस दुनिया में नहीं रहा है। ये अतीक अहमद और अशरफ नाम के व्यक्ति को उनका खत्म करवाना चाहते थे, इनका आतंक। इस वजह से जो है आज ये नहीं इस दुनिया में है। जया जी, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उमेश जी को जब ये पूरा मामला चल रहा था? क्योंकि आज का तो मामला है नहीं, 2006-07 के ये केसेस है जो चल रहे हैं। मेरे पति जो है बहुत हंसमुख मिजाज के थे। वो कभी इस चीज को जताते नहीं थे कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी संकट होने वाली है, और वो कभी मुझे कोई बात नहीं बताते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं कभी इस घेरे में आऊं। और आज शायद उनको ये भगवान ईश्वर को मंजूर नहीं था कि वो ये सब देख सके। आज मुझे इस जगह पे आना पड़ा। जया जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आप क्या कह रही हैं इसको मैं रिलेट कर सकता हूं कि कैसे उमेश पाल जी ने इतने सालों तक संघर्ष किया होगा। एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे ताकतवर आदमी से लड़ना जिसके जेब में या जिसके कहने पर सरकार चलती हो। आपने कभी तो महसूस किया होगा, मैं मानता हूं उमेश जी बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं, आपकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन कभी उन्होंने शेयर किया इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं? सब जानते थे अपने खिलाफ जो गवाही देता था, जो FIR लिखाता था, अतीक अहमद जो उनको पकड़ता था, उनको धमकाता था, अपने फेवर में गवाही लिखवा लेता था, हलफनामों पर दस्तखत करवा लेता था। कुछ तो कभी जो आपको महसूस हुआ, आभास हुआ उमेश जी की बात सुनकर? जी, महसूस तो होता था, क्योंकि वो जिस तरह से सबके साथ बात करते थे और किस तरह से घटनाएं होती थी, तो ये चीजें बताते थे, बयां करते थे, लेकिन ये मेरे सामने बहुत ज्यादा नहीं करते थे। और बाकी जो है, मैं बोलने में असमर्थ हो रही हूँ। जया जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। मुझे सिर्फ ये बताइए, आप हिम्मत रखिए। देखिए, ये वक्त है ना हिम्मत रखने का है। उमेश जी ने इतना संघर्ष किया है, अब आपको उनको संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। उमेश जी भी नहीं चाहेंगे कि आप जो है इतनी भावुक हो जाएं, या अब आप उनकी जगह हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। जी, समझ रही हूँ।
सरकार जी को क्या कहेंगी, योगी जी से क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ कहना चाहेंगी, कुछ अपील करना चाहेंगी उन लोगों ने जिन्होंने आपके पीछे खड़े रह के मदद की? आज अतीक अहमद को पहला मामला, 100 मामले हैं उसके खिलाफ, लेकिन पहले मामले में अगर सजा मिली है तो आपके पति के कारण। जी, पति के कारण से तो मिली है, लेकिन मैं शासन प्रशासन दोनों से ही धन्यवाद करूंगी कि वो मेरे साथ बने रहे हैं और मेरे ऊपर हाथ बनाए रखे। जी मैं समझ सकता हूं। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, कुछ सोचा जाए जी आगे के लिए क्या करना चाहती हैं? जो हालात बने हैं, कई लोग ऐसे हालात में राजनीति में चले जाते हैं, कुछ लोग जो है अपने पति की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से लड़ाई लड़ी उन्होंने माफियाओं के साथ। मैं भी चाह रही हूँ कि मैं अपने आदमी की जो न्याय मिला मुझे है वो न्याय संतुष्टिदायक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अतीक अहमद अशरफ नाम के व्यक्ति को खात्मा किया जाए, अब वो चाहे शासन द्वारा हो या न्यायमूर्ति द्वारा हो। तो आप क्या चाहती हैं, बताइए ना। इनका खात्मा चाहती हूँ। ये इनका जो साम्राज्य था इनको खत्म करवाना चाहती हूँ कि आतंक इनका खत्म हो। कम से कम जो भी कोई आदमी व्यक्ति इस चल रहा है, जीवित है या फिर यानी इनका आतंक किसी प्रकार से ना रहे। अच्छा जया जी, कई बार लोग बोलते हैं योगी जी तो गाड़ी पलटवा देते हैं, योगी जी तो जो माफिया रहता है उसको गोली पड़वा देते हैं, बिल्कुल गलत है, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। आपका क्या मानना है जया जी? योगी जी जो कर रहे हैं, बुलडोजर जो चलवा रहे हैं या फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है अतीक जैसे लोगों पे, इसको आप सही मानती हैं? बाबा जी जो कुछ भी कर रहे हैं मैं सही मान रही हूँ। जैसा भी करेंगे वो अच्छा करेंगे मेरे ऊपर। और ये जो कहते हैं कि लोगों को जो है वो अपराधियों को सीधे गोली मार देते हैं, नहीं उनको सजा तो अदालत देगी, पुलिस का काम सजा देना नहीं है, आप क्या मानती हैं? मैंने सब न्यायालय पे छोड़ दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दिया। वो जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे। बाकी मैं अपने केस को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगी। ठीक है जया जी, आपने हमसे बात की, हम समझ सकते हैं कितना मुश्किल क्षण होगा किसी एक व्यक्ति के लिए जो अपना साथी जो है इस तरह से चले जाए। हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं जया जी, आप हिम्मत बनाए रखिए, इसी तरह से लड़ते रहिए और हर सही आदमी जो है आपकी तरफ खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सीधे मैं जैद साहब के पास चलूंगा। जैद साहब, माफ़ी के साथ आपके पास आना चाहता हूँ। ये बड़ा विषय है, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया था एक वक्त उत्तर प्रदेश में, और किसको जिम्मेदार मानते हैं आप एक तटस्थ प्लेयर के तौर पर? मैं तो इसके लिए पब्लिक को भी जिम्मेदार मानता हूं। पब्लिक ही चुनकर भेजती है अपने नुमाइंदे। पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि किसको चुनकर भेज रहे हैं। एक शॉर्ट साइटेड पॉलिसी लेके चलते हैं कि हमारे इलाके का है, दबंग व्यक्ति है, हमारी मदद करेगा, और लोकल रॉबिन हुड की तरह ये लोग वर्क करते हैं। पर इनको ये समझ में नहीं आता कि पूरे प्रदेश में, देश में हमारे प्रदेश का नाम इससे बदनाम होता है और ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। अतीक जैसे लोग, जैसा कि आपने भी अभी पॉइंट आउट किया, 46 ईयर्स हो गए, पहला कन्विक्शन हुआ है। तो ये पहला कन्विक्शन ये दिखाता है कि कितना भय और आतंक अब तक था। केसेस ट्रायल पे नहीं आ रहे थे, गवाह नहीं जा रहे थे। एक गवाह जो लगा रहा उसका हश्र आपने देखा, 2 गनर्स के साथ में उसका क्या हश्र हुआ। और भी केसेस हैं जो हुआ है। आज कोर्ट का फैसला, इसका मैं स्वागत करता हूं एज एक्स डीजीपी। और मुझे लगता है कि लोगों में, पब्लिक जो है, जो अमन पसंद लोग हैं, शरीफ लोग हैं प्रदेश के, उन्होंने इससे बड़ी राहत की सांस ली होगी। एक मैसेजिंग हुई है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सही दिशा में चल रहा है। ये जो कोर्ट्स में जो ये जस्टिस डिलेड जैसे कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये इतने पुराने केसेस हैं, सब हैं। इसको भी पब्लिक पूछती है कि साहब इतना समय इनमें क्यों लग रहा है। इनमें अगर कार्रवाइयाँ हों सबके खिलाफ, जो कार्रवाई हुई है ये स्वागत योग्य है। मैं समझता हूँ सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। और हमारा प्रदेश जो कि इंडिया में एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाना है और
प्रॉस्पेरिटी लानी है इन जनरल और इसकी इमेज बदलनी है टोटल, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी घटनाएं जिस प्रकार की प्रयागराज में शूट आउट हुआ, इस प्रकार के शूट आउट ना होने पाएं, और ऐसे जो भी क्रिमिनल्स हैं जो कि इसमें हैं वो उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमों की पैरवी होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट में मैंने एक चेंज ये ज़रूर देखा है कि अभियोजन शाखा को बहुत एक्टिवेट किया है। पहले अभियोजन शाखा एक साइड ब्रांच मानी जाती थी, नेग्लेक्टेड। एक एक केस की मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक केस में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अगर गवाह बच गया है या कहीं पे कोई कमी है उसको तुरंत पूर्ण कराया जाए। अभी विजय मिश्रा को सजा हुई है, मुख्तार अंसारी को 2 केसेस में हुई है, अतीक को हुई है, अभी और बहुत से केसेस हैं जो में चर्चा होती रहती है, लाइनअप हैं और उनमें सब में सजाएं होंगी। ये बहुत शुभ संकेत है हमारे प्रदेश के लिए और मैं समझता हूँ हम लोगों को सबको राजनीति से इसको ऊपर उठकर देखना चाहिए और इन सब जजमेंट्स को हमको वेलकम करना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात बोली अरविंद जी, वाकई में इसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार है। पार्टियां तो है ही जिम्मेदार, पब्लिक भी जिम्मेदार है कि ऐसे लोगों को चुनती क्यों है वो। क्या एक चुनाव ऐसा भी हुआ था अरविंद जी, मुझे पता है, उस चुनाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव हार गए थे साउथ दिल्ली से, लेकिन फूलन देवी जीत गई थी। अब इसको प्रजातंत्र की ताकत के तौर पर देखा जाए या कमजोरी के तौर पर देखा जाए, इसका विश्लेषण मैं नहीं कर पाता। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने इसी बात को कहा मैंने कि पब्लिक को सोच समझकर कास्ट लाइंस पे या एक नैरो पर्सपेक्टिव लेके अगर कोई इस तरह के इलेक्शंस करेगा, चुनेगा, तो कल भी मैं 1-2 डिबेट में सुन रहा था कि साहब लोग बाग ऐसे लोगों को इसलिए चुनते हैं कि उनको ये लगता है कि हमारा सांसद, हमारा विधायक जो चाहेंगे हम वो करा के देगा। पुलिस हो चाहे तहसील हो, जहां वो कह देगा काम होगा उसका और दबंगई से होगा। तो ये जो सोच है इसका एक थोड़े समय के लिए बेनिफिट मिल सकता है, पर ओवरऑल तो पूरे क्षेत्र की बदनामी होती है। अब आप देखिए चकिया क्षेत्र में आसपास जो भी लोग इन सब से जुड़े, इलीगल कंस्ट्रक्शंस खड़े कर दिए बड़े बड़े और सरकारी प्रॉपर्टीज पे, सरकारी जमीनों पे कब्जा करके महल खड़े कर दिए, उन पर बुलडोजर्स चल रहे हैं। नेशनल लॉस ही है एक तरह का, पर एक लेसन भी ऐसे लोगों को दिया जाना जरूरी है जिससे कि लोग बाग माफियाज के साथ में बड़ी संख्या में ना जुड़ें, उनका फाइनेंसिंग ना करें, उनको वेपन्स ना सप्लाई करें, उनके शूटर्स ना बन जाएं, प्रोफेशनल शूटर्स ना बन जाएं। तो वो भी कार्रवाइयां हो रही हैं। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं भाटी जी के पास। भाटी जी, बड़ा सवाल आपने गिना दिया कि बीजेपी की दामन दागदार है, बीजेपी ने दिखा दिया आपका दामन दागदार है। आपको नहीं लगता कि पार्टियों को पास के फायदे नहीं, दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जो जैन साहब ने बात कही है, मैं पहले भी मैं खुद कह चुका था, आपने अगर ध्यान दिया हो, बिल्कुल मैं सारी बातों से सहमत हूं। अपराधियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, टिकट भी नहीं देने चाहिए, पार्टियों को पहले पाबंदी लगानी चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए इस बारे में कि आपराधिक किस्म के लोगों को समर्थन न दे। बिल्कुल 100% सहमत हूं। हमें इन बातों पर किसी भी कोई आपत्ति नहीं है। और जो जया बहन कह रही थी, ये भी सही बात है कि सजा और केसों में भी हो और सख्त सजा हो, और देरी से हुई है ये भी चिंता की बात है। न्याय व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है, पुलिस व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। मेरी तो केवल उतनी बात पे आपत्ति थी दीपक जी, और बड़े मतलब ऐसा नहीं कि मैं अड़ियल रुख से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसके लिए थोड़ी बहुत सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। हमको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और जब हम ये कोशिश करते हैं कि वो असली विषय पीछे रह जाता है, जब हम अपने आप को पाक साफ बताकर दूसरे कोई दोषी बता दें कि जो कुछ गलतियां केवल विरोधियों की वजह से हैं, हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं, तब हमें गिनवाने पड़ते हैं वो केस जिस तरह के मैं गिनवा रहा था। बिल्कुल मैं सहमत हूं, अपराधियों को पहली बात तो जल्दी से जल्दी सजा हो, जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण न दिया जाए। ठीक है मनीष शुक्ला जी, वैसे राजकुमार भाटी जी, कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सच बोल रहा हूं, अपराधियों को राजनीति में लाकर नेता बनाने का काम आप ही की पार्टी ने शुरू किया था। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव बड़ा सम्मान करता था उनका। मैं ये ही बहुत खराब बात है, बस यही सारी खराब बात है। क्या जब आप ऐसा कहते हैं तब ये भेदभाव है, ऐसा नहीं है। आप ईमानदारी से विश्लेषण, मैं कह रहा हूं नहीं, अगली डिबेट रखो आप मनीष जी। हाँ, मैं हमारी पार्टी ने जिनको टिकट दिया उनकी सूची लेकर आए और मैं जो इनकी पार्टी ने दी मैं सूची लेकर आता हूं। अब आपके ज्यादा अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी ने आपके जीते ही नहीं है, टिकट दिए हैं।
मैं तो टिकट देने की बात कर रहा हूं, जीते छोड़ो आप, चलो मैं तो टिकट देने की बात कर रहा हूं। मनीष जी चैलेंज ये तो अपराधियों को माला पहनाते हैं, जब जेल से छूट के आते पैर छूते हैं, बलात्कारियों के पैर छूते हैं, माला पहनाते हैं। दीपक जी देखिए, जिसने भी आपके शो को देखा होगा उसको इनकी चैलेंज की सच्चाई भी पता होगी। आप कह रहे हैं कि पहले देते आए, ऐसा नहीं है। अभी जब परसों अतीक अहमद को गुजरात की जेल से ले आने का क्रम शुरू हुआ तो अखिलेश यादव जी की बेचैनी आपने देखी थी, प्रेस वार्ता कर डाली, अमेरिका से निवेदन कर डाला, सैटेलाइट और गूगल मैप का विज्ञान भी समझा डाला, फिर उसके बाद बात नहीं बनी, चैन नहीं आया तो एक ट्वीट भी कर डाला कि समय बदल जाएगा। ये तो सीधे धमकी थी ना कि जो गवाह हो समय बदल जाएगा, जो पुलिस वाले ला रहे हो समय बदल जाएगा, अभियोजन पक्ष के लोग जो गवाही करा रहे हो वो समय बदल जाएगा। तो ये आज भी उसको बचाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। अतीक अहमद कहता है कि अदालत के कंधे पर रख के मेरी हत्या की साजिश हो रही है, और यहाँ ये बयान देते हैं कि गूगल से 5 साल बाद भी पता चल जाएगा, गूगल मैप से गाड़ी अगर पलटेगी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया होगा गाड़ी पलट जाएगी। तो ये मिला जुला खेल है अतीक अहमद और अखिलेश यादव जैसे लोगों का। ठीक है, मैं सीधे कलीमुल जी के पास चलता हूँ। कलीमुल जी, आप लोग भी बड़ा ऑब्जर्व करते हैं, बुलडोजर क्यों, गाड़ी क्यों पलट रही है, फलाने का क्यों, इसका क्यों, उसका क्यों। सबसे ज्यादा आपकी पार्टी कहती है और बड़े मुखर होके कहती है कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब मुसलमान अन्याय करते हैं तो वो बोलते हैं अदालत पे छोड़ दो, अदालत इनको सजा देगी। फिर तो होना चाहिए आंख के बदले एक आंख, कान के बदले एक कान, नाक के बदले एक नाक। देखिए, अभी हमारे डीजीपी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने कहा, पब्लिक को भी कहा कि उसे सोच समझ के उनको चुनना चाहिए, और भाटी जी ने भी कहा कि भी राजनीतिक पार्टियों को सबको अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सच बात यह है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 20 प्रदेशों में भी है और केंद्र में भी है, उसके एक सांसद ने अभी बिल्किस बानो के केस में जो सजाए याफ्ता है, बाकायदा कन्विक्टेड लोग हैं, उनके साथ अपनी स्टेज फोटो शेयर की है। तो जब इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी का ये करैक्टर है, ये चरित्र है कि वो अपराधियों के साथ इसलिए खड़ी होती है कि उन्होंने किसी वर्ग विशेष को बलात्कार किया है और उनका मर्डर किया है और उन्हें सजा मिली है, तो इसलिए उसके वोट बढ़ जाएंगे। तो अगर ऐसी मानसिकता है तो आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे रोकेंगे आप अपराध? कैसे आप जो चीज ये मनीष शुक्ला जी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पेश करने की, मैंने जब 17 अपराधियों के नाम लिए उसमें 3-4 तो जेल में बता दिए, 12 अभी भी हैं, कुछ तो इनकी सरकार में शामिल हैं। तो जब तक सरकारें और खासतौर से जो सरकार में बैठी हुई राजनीतिक पार्टियां अपने ईमानदारी के साथ अपने राजनीतिक साथियों का जो अपराध है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी, ठीक है मनीष शुक्ला जी होने की वजह से उसके जवाब ले लेते हैं ना, आपकी बात का जवाब ले और दूसरा एक जाति विशेष का, उस पर बुलडोजर भी नहीं चलेगा, उस पर कार्रवाई भी नहीं होगी, तो सवाल तो उठेगा ना। अच्छा, सवाल उठेगा तब जो है ये कटघरे में खड़े होंगे, तब जरूर इधर उधर की बातें करते हैं, फिर कहते हैं MIM बोलती है। तो MIM का काम है ये कि अगर आप नाजायज काम करोगे कोई चीज तो आपको तो आईना दिखाया जाएगा। आप बिल्किस बानो वाले केस में अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर केस लगा हुआ है, वहां पे भी देखना, लेकिन बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा देश को कि वो आखिर बलात्कारी अगर सबसे ज्यादा असंवैधानिक बातें और काम अगर कोई करते हैं। डीके दुबे जी, यहां पर ये जो बात होती है कि नहीं भाई अब सभी पार्टियों को करना चाहिए, जैसे ही किसी अपराधी को सजा दी जाती है, क्या आपको ये ठीक लगता है जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि नहीं भाई एक जात के अपराधियों को उत्तर प्रदेश में संरक्षण मिल रहा है, एक धर्म के अपराधियों को उत्तर प्रदेश में संरक्षण मिल रहा है, और आप इसको कितना उचित बताते हैं? ये हमें लगता है कि ये जो स्टेटमेंट परमानेंट आता है ये सभी पार्टियों के अपने पॉलिटिकल हितों को ध्यान में रखते हुए आता है, क्योंकि कोई मुसलमान की राजनीति करता है तो वो उसके पक्ष में चला जाता है, कन्विक्शन के बाद तो बात तो कहने लगता है कि नहीं ठीक हुआ, लेकिन कन्विक्शन से पहले साहब अत्याचारी लोग हो जाते हैं। किसी जाति की कोई पॉलिटिक्स करता है तो उस जाति के नाम से बात सामने आने लगती। क्राइम के मामले में जाति पंथ नहीं होना चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मुझे लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा, जैन साहब कह रहे हैं कि भाई जनता भी क्यों रिस्पॉन्ड करती है। बात ये आती है कि सभी पार्टियां
टिकट देती हैं तो जो विचारधारा की पार्टी है, कैंडिडेट जो सामने आया है, तो कभी कभी क्या आजकल तो यही होने लगा कि मुलायम सिंह जी खड़े होते थे और ये कहते थे कि साहब आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम सामने खड़े हुए हैं। अब आप बताइए जनता के पास ऑप्शन क्या है? या कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, उसका जो सुप्रीम लीडर है वो सामने खड़े होकर कहता है कि साहब यही है। अब किसी की विचारधारा किसी पार्टी के साथ मिलती है तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता। अब सवाल ये होता है कि ऑप्शन नहीं होता तो करे क्या? मैं जहां तक एक मुझे घटना याद है महाभारत की, भगवान श्री कृष्ण के पास एक प्रश्न आया कि भाई कौरवों का साथ देना चाहिए कि पांडवों का साथ देना चाहिए। अब बलराम जी ने कहा कि नहीं भाई, हम तो किसी का साथ नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि ये तो दोनों ही ऐसे ही हैं, परिवार के लोग लड़ रहे हैं। तो भगवान ने उनसे कहा कि भाई क्या करें, दोनों में संतुलन देखते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें से बेटर कौन है, और इनमें से जो बेटर है उसके पक्ष में जाना पड़ेगा, यानी कि नोटा नहीं दबाना। तो अब अपन नोटा भी नहीं दबाते, और नोटा दबा दो तो भी अपराधी सामने आता है, और जो कैंडिडेट खड़ा है वो अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो करे क्या आखिर? ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई आचार संहिता इस प्रकार की कि भाई अपना खुद में इवेल्युएशन करें कि हम कैंडिडेट खड़ा करें तो क्या हमारी अपनी अपना क्राइटेरिया हो। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे हमने चेक कर लिया है, हमने टेस्ट कर लिया है, हमने जांच कर ली, और अब जांचें सामने आ गई। आज भी उनके एक विधायक जी जेल गए हैं। आज एक विधायक, अरविंद उनका नाम है शायद, उनको आज जेल हुई है, उनके ही विधायक। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि चुने तो चुने कैसे, व्यक्ति आए तो आए कैसे? ये मुझे लगता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके सलूशन सभी पार्टियों को बैठकर निकालना ही होगा, क्योंकि हर एक पार्टी दिमाग में ये रखती है कि साहब हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। अब वो जिताऊ कैंडिडेट इस आधार पर कि नहीं हमारी कैसी फिजा है, हम गुंडे हैं या हम वोट ले ही लेते हैं, तो फिर उनको जितने के आधार पर ले लेते। हम डिबेट कर रहे थे, हमारी बात ये हो रही थी किसने किसको लिया, किसने किसको हटाया। कलीमुल्लाह साहब, मैं फिर इस सवाल पर आता हूं, मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, बैरिस्टर साहब, इतने बड़े वकील, इतनी चीजें, किस आधार पर आपने अतीक अहमद की पत्नी को AIMI में शामिल किया? आधार क्या था उसका? बहुत बड़ी जननेता थी, बहुत ज्यादा उनका राजनीतिक आधार था, कई बार चुनाव लड़ चुकी थी, साफ छवि की थी। किस आधार पर आपने उनको AIMI में लिया? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए आज। दीपक चौरसिया साहब, आपकी सुई वही अटक गई जहां से शुरू हुई थी। अच्छा, पत्रकार की सुई बहुत तब्दीली होनी चाहिए सर, चुभनी चाहिए। कोई अपराधी है, उसकी पत्नी अगर एक डेढ़ महीने के लिए हमारी पार्टी में आई भी, बस 1.5 महीने, कोई चुनाव नहीं, बड़े भोले हैं आप, किसी पद पे नहीं रही, बड़े भोले हैं आप, सिर्फ ज्वाइन किया था उन्होंने। अच्छा चलिए, दूसरी बात, मगर सवाल ये जो अभी हमारे एक और हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि भाई सारी पार्टियां जो हैं वो अपने गिरेबान में झांके, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? आपको देखिए, जहां 99% अपराधी जिस तरह से उससे सवाल करना पड़ेगा, हर इंसान को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। मार दिया गया, उनके अपराधी अब तक पकड़े भी नहीं पार्टी है। के बारे में बोलता ही नहीं कलीमुल भाई। आपको भी अपने अंदर झांकना चाहिए गिरेबा में, मुझे भी अपने अंदर झांकना चाहिए, राजकुमार जी को भी, सबको झांकना चाहिए। लेकिन चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। क्या होता है, सपा में थे अतीक अहमद जब उन्होंने राजूपाल की हत्या की। राजूपाल की हत्या के आरोप में जो है उनके ऊपर ये मामला चला और उन्होंने उमेश पाल की हत्या कर दी कि उस केस में उनको सजा नहीं हो। अब राजूपाल की पत्नी समाजवादी पार्टी, पैनल को दिखाइए भाई, राजूपाल की पत्नी जो उस वक्त BSP के MLA थे, वो जो है चली गई है समाजवादी पार्टी में, राजकुमार भाटी जी की पार्टी में। और शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद, जिनके खिलाफ BSP ने इतना बड़ा कैंपेन चलाया, उनकी पत्नी पहुंच गई है अब BSP में। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है, हिंदुस्तान की राजनीति में। इसीलिए मैं राजनीति में हमेशा कहता हूं कि राजनीति में जो दिखता है वो कभी नहीं होता है, और जो होता है वो कभी नहीं दिखता है।